Please let me know if the audio and video is clear to all of you. Okay, so we'll start from question number 14, I guess, right? Chalo, let's start from question number 14. इसमें लिखा हुआ है synthesize the preamble's evolution. जो preamble का evolution हुआ है हमें उसको trace करना है. How did it evolve over the period of years? Option 1, sovereign was debated in the Constituent Assembly over dominion status. Option number 2, secular predates the 42nd Amendment in implicit form. Option number 3, fraternity draws from the French Constitution's triad. Now, can anyone explain the meaning of statement number 2? Secular predates the 42nd Amendment in implicit form. इस statement का मतलब क्या है? Ma'am, it was kind of mentioned in the DPSP Article 44 Uniform Civil Code. Please be a bit louder. Ma'am, it was mentioned in DPSP Article 44 Uniform Civil Code, as well as in fundamental rights of right to freedom of religion. आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा क्लियर तो नहीं है मुझे, लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है इसका मतलब है कि जो सेक्युलर वर्ड है इट प्रीडेट्स द 42nd अमेंडमेंट इन इम्प्लिसिट फॉर्म. इसका मतलब ये हुआ कि बिफोर 42nd अमेंडमेंट, क्योंकि 42nd अमेंडमेंट से 3 वर्ड्स ऐड हुए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. व्हाट वर दे? सेकेंड अमेंडमेंट से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से वर्ड ऐड हुए हैं? सॉरी, प्रियम्बल में. बताइए. 42nd अमेंडमेंट एक्ट से यस, सेक्युलर, इंटेग्रिटी, करेक्ट. तो इसमें बोला गया है कि सेक्युलर वर्ड जो है 42nd अमेंडमेंट में ऐड हुआ है, पर इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का मतलब है कि इसके एडिशन से पहले भी जो सेक्युलर वर्ड था वो ऑलरेडी प्रेजेंट था. हाउ कैन वी से दैट? कैन यू गिव एनी एग्जांपल? हम कैसे बोल सकते हैं कि बिफोर 42nd अमेंडमेंट एक्ट सेक्युलर का जो स्पिरिट था वो ऑलरेडी प्रेजेंट था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. अगर हम इसको एक्सप्लिसिटली ऐड नहीं भी करते तो भी दिस पर्टिकुलर इसका जो स्पिरिट है इट वाज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन और पर्टिकुलरली प्रियम्बल में. तो क्या एग्जाम्पल से आप बता सकते हो? राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 44. व्हाट एल्स? राइट टू फ्रीडम व्हाट? राइट टू फ्रीडम हमारे 19 to 22 में भी है, 25 से 30 में भी है. यस, करेक्ट. फ्रीडम ऑफ रिलीजन फ्रॉम आर्टिकल 25 to 30. अगर हम 25 से 30 तक अगर हम अपने फंडामेंटल राइट्स रीड करेंगे तो उसमें हमें सेक्युलर का स्पिरिट देखने को मिलेगा. सो सेकंड स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि 42nd अमेंडमेंट से पहले भी सेक्युलर का जो मीनिंग है या जो स्पिरिट है इट वाज ऑलरेडी देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन. कहाँ पर दिखता है हमको ये? आर्टिकल नंबर 25 to 28 और 30 में भी. तो सेकंड स्टेटमेंट स्टैंड्स ट्रू. फर्स्ट स्टेटमेंट, सॉवरेन वाज डिबेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ऑफ कोर्स सॉवरेन का जो डोमिनियन स्टेटस है इस पर काफी डिबेट हुआ है, क्योंकि राइट फ्रॉम दी 1947 से पहले जो डिबेट थी वो क्या थी कि हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए या सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए. हम ब्रिटिशर्स से क्या मांग रहे थे? मैनी मॉडरेट्स वर डिमांडिंग कि हमें सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए या फिर
self-rule, though under the British rule. However, there were other leaders who were demanding complete sovereignty. So yes, there was a debate with respect to the sovereignty it's also. So first statement is also correct. Now we can say कि first statement correct है, second statement correct है. अब ये जो French, we are coming to option number third, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन का ट्रायड. क्या मतलब हुआ फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन ट्रायड का? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन ट्रायड? लिबर्टी, इक्वालिटी एंड वन मोर, फ्रेटर्निटी. करेक्ट. जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था उसमें जो रेवोल्यूशनरीज थे उनका मेन आइडिया था कि वी वांट लिबर्टी, वी वांट इक्वालिटी एंड वी वांट फ्रेटर्निटी. LEF. तो ये जो LEF है इट इज रिगार्डेड एज फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन का ट्रायड एंड फ्रॉम देयर वी हैव बोरोड द वर्ड फ्रेटर्निटी. तो वी कैन से कि तीनों स्टेटमेंट्स हमारे यहाँ पर करेक्ट है and hence the answer is C, all three. Right? Now moving to question number 15. Evaluate socialist directive principles. यहाँ पर लिखा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में लिखा हुआ है evaluate socialist directive principles. यहाँ पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स से पहले सोशलिस्ट वर्ड क्यों ऐड किया गया है? कैन एनीवन टेल? यहाँ पर सोशलिस्ट वर्ड क्यों ऐड किया गया? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ BPSP वी हैव? हाउ मेनी टाइप्स? यस करेक्ट, 3 टाइप्स. 3 टाइप्स में कौन कौन से? Gandhian, socialist and one more. Gandhian, socialist and one more, correct. Liberal, intellectual. तो अब इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि हमको आइडेंटिफाई करना है सोशलिस्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कौन से हैं. सोशलिस्ट का वर्ड कल हमने डिस्कस किया था, सोशलिज्म का, राइट. सोशलिज्म की क्या स्पिरिट होती है कि इट टॉक्स अबाउट पब्लिक वेलफेयर थ्रू गवर्नमेंट मशीनरी. यहाँ पर गवर्नमेंट का रोल होगा और इट विल टॉक अबाउट कि सबका वेलफेयर हो. यहाँ पर प्राइवेट इंडिविजुअल्स का रोल थोड़ा कम होता है. यहाँ पर किसको इम्पोर्टेंस दिया जाता है? कम्युनिटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाएगा, सोसाइटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाएगा. तो आर्टिकल विल रीड ऑप्शन नंबर 1. Article 39B prioritizes community resource distribution over individual ownership. अब देखिए यहाँ पर 2 टर्म्स हैं. अभी आर्टिकल नंबर भूल जाइए. आर्टिकल नंबर ऑफ कोर्स इट इज इम्पोर्टेंट, आर्टिकल नंबर्स आर इम्पोर्टेंट, नो डाउट अबाउट इट. बट द थिंग इज कि पहले हम यहाँ पर जो वर्ड्स हैं उनका मतलब समझेंगे, तब हमें ये सोशलिज्म की जो स्पिरिट है, उसकी जो थीम है, वो बेटर समझ में आएगी. तो लेट्स टॉक अबाउट कि this particular article 39B it prioritizes community resource distribution over individual ownership. अगर आपको ये आर्टिकल नंबर याद नहीं भी है, ये स्टेटमेंट देखिए सोशलिस्ट तो है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इस स्टेटमेंट में कि prioritizes community resource distribution. Of course it is true, but अब आपका आंसर ये गलत तब होगा जब आपको ये आर्टिकल नंबर प्रॉपरली रटा नहीं होगा. अदरवाइज रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट अगर आपको नहीं भी पता, तो एटलीस्ट आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि सोशलिज्म की जो स्पिरिट है इट टॉक्स अबाउट कम्युनिटी फर्स्ट. कम्युनिटी अप्रोच फॉलो करती है और इंडिविजुअल को नीचे रखती है. सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. आर्टिकल नंबर 39B है या नहीं है ये आपको लर्न करना पड़ेगा. अब ये जो है कम्युनिटी रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन ओवर इंडिविजुअल ओनरशिप, ये हम कैसे इंश्योर करते हैं? कैन एनीवन टेल? या हमारी गवर्नमेंट कैसे इंश्योर करती है कि देयर हैज टू बी कम्युनिटी रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन ओवर इंडिविजुअल ओनरशिप?
कैसे हम बता सकते हैं कि रियल में या फिर कंटेम्प्रेरी इश्यूज अगर हम देखें या फिर रियल वर्ल्ड में ये पर्टिकुलर डीपीएसपी कैसे ऑपरेट करता है? Can anyone give any example? Welfare programs, all right. Next, और क्या हो सकता है? कोऑपरेटिव्स और वेरी गुड, ये सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं. कोऑपरेटिव्स हो गया, वेलफेयर प्रोग्राम्स हो गया, टैक्सेशन, वेरी गुड. टैक्सेशन इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल, क्योंकि जो हमारे यहाँ टैक्सेशन स्ट्रक्चर फॉलो होता है वो कैसा है? प्रोग्रेसिव, वेयर इन जो हमारा टैक्स स्लैब्स होते हैं दे आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्लैब्स, 5%, 8%, 18%, 22%, ऐसे करके देयर इज अ प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर, विच मीन्स कि जो जिनके पास ज़्यादा इनकम है, जो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं, दे हैव टू पे मोर. सो in that regard it talks about resource ka equitable distribution, right? So these are the examples which you can quote. Number 2, article number 43A mandates worker participation in industrial management. Again, ये जो 43A है आपको लर्न होगा, वेल एंड गुड. नहीं लर्न होगा तो आपको नहीं कंफ्यूजन होगा. बट इफ वी टेक द रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट which reads as it mandates worker participation in industrial management. इसका क्या मतलब है और ये कैसे रिलेटेड है सोशलिस्ट प्रिंसिपल से? कोई बताएगा? कोई बताए, क्योंकि नॉर्मली रट तो हम सब सकते हैं. इट इम्प्रूव्स लेबर लॉज, ओके, और क्या होगा? वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशंस और क्या होगा? देखिए कल हमने ये किया था, मार्क्सिज्म वगैरह थोड़ा बहुत डिस्कस किया था. तो अब आप एक एग्जाम्पल समझिए. जो हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हैपेंड अराउंड 1757. जब ये 1757 से ऑलमोस्ट 1857 तक, दिस 100 years, जो भी जिस तरह से रेगुलेशंस बनते थे, जिस तरह से मैनेजमेंट होता था इन इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो, क्योंकि ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है ये सबसे पहले कहाँ पर हुआ? यूके, इंग्लैंड. तो व्हेन दिस स्टार्टेड तो दे वांटेड टू एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम बेनिफिट. अब ये मैक्सिमम बेनिफिट या मैक्सिमम रेवेन्यू, मैक्सिमम प्रॉफिट हम कब ले पाएंगे? जब हम वर्कर्स के प्रॉफिट को, उनके वेजेस को कम करेंगे, राइट? तो टू इंश्योर कि हम वर्कर्स को कम से कम सैलरी दें. सेम अभी भी होता है. द प्राइवेट सेक्टर, जो हमारे प्राइवेट कॉर्पोरेशंस हैं, जो प्राइवेट एम्प्लॉयर्स या एम्प्लॉयज हैं, उनका जॉब होता है 9 to 5 PM. अब यहाँ पर आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारे रिपोर्ट्स में लिखा गया है कि जो वेजेस है, जो सैलरीज है हमारे प्राइवेट एम्प्लॉयज की, इट इज़ नॉट दैट वेरी गुड, जिसकी वजह से जो हमारी IMF, ILO, इन सब की जो रिपोर्ट्स हैं वो बोलते हैं कि इंडियन के जो एम्प्लॉयर्स हैं या जो वर्कर्स हैं उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है, कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होता है. व्हाई इज दैट सो? बिकॉज इन अवर कंट्री, सेम ये प्राइवेट सेक्टर की हर जगह की कहानी है कि दे विल रिड्यूस द प्रॉफिट्स गिवन. जो वेजेस वगैरह हैं वो चाहेंगे कि जो उनके वर्कर्स हैं उनको कम से कम पैसा मिले और प्रॉफिट उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा आए. सेम थिंग हैपेंड ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एज वेल.
इनफैक्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में तो बहुत बुरी हालत थी, जहाँ पर चिल्ड्रन वर ऑल्सो एम्प्लॉयड बिलो 14 ईयर्स, women की working conditions were also very pathetic, जहाँ पर they were not given holidays even on Saturday Sunday. तो अब यहाँ पर क्या होता था कि कुछ टाइम बाद जब ये एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो क्या हुआ, पीपल स्टार्टेड रिवोल्टिंग पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को, जो हार्ड कोर कैपिटलिज्म उस टाइम पर जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे जो फॉलो किया उन्होंने, इसको हम बोलते हैं क्लासिकल लिबरलिज्म. दिस इज क्लासिकल लिबरलिज्म वेयर इन जो प्राइवेट सेक्टर के जो मास्टर्स हैं, मास्टर क्लास इन द सेंस जो ओनर्स हैं, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस के जो ओनर्स हैं, दे आर गेटिंग ऑल द बेनिफिट्स, लीविंग बिहाइंड द वेलफेयर ऑफ द पीपल. जो वर्कर्स हैं उन सब से उनको कोई लेना देना नहीं. सेम चीज आप अपने इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, जहां पर 1920 के आसपास लाला लाजपत राय एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करते हैं, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस. क्यों? बिकॉज उससे पहले बहुत सारे वर्कर्स, पेजेंट्स प्रोटेस्ट होते रहते थे. क्यों होते रहते थे? क्योंकि वर्किंग कंडीशंस वर नॉट गुड, एंड दैट इज व्हाई 1920 के आसपास क्या बनता है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जहां पर ये जितने भी वर्कर्स हैं उनको एक एवेन्यू मिलता है कि हम लेबर लॉज बेटर कर सकें, हम अपने वर्किंग कंडीशंस के बारे में एड्रेस कर सकें लोगों को, मतलब जो हमारे मास्टर्स हैं या जो हमारे ओनर्स हैं उन तक हमारे ग्रीवांसेस पहुंचे. फैक्ट्रीज एक्ट वाज पास्ड, है ना. सेम थिंग हैपेंड इन ब्रिटेन एज वेल. वहाँ पर भी फैक्ट्रीज एक्ट पास किया गया, रेम्यूनरेशन एक्ट पास किया गया, वुमेन के लिए थोड़ा जो वर्किंग कंडीशंस थी उनको इम्प्रूव किया गया. देन चिल्ड्रन की जो 14 जो एज लिमिट है उसको बढ़ाया गया कि अप टू दिस पर्टिकुलर एज चिल्ड्रन विल नॉट बी एम्प्लॉयड. सेम प्रोविजन अब आपको कहाँ देखने को मिलता है ये चिल्ड्रन वाला थिंग? इट इज अंडर फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स में there is article number 23 and 24, if I'm not wrong. 23 talks about prohibition of, one second, article number 23 में क्या होता है कि children जो हैं they will not be allowed in hazardous जो हमारे फैक्ट्रीज होते हैं उसमें they will not be allowed. ये सब क्यों आ रहा है? Because this has happened in the past, और हिस्ट्री हमारा एक ब्लूप्रिंट है या फिर हमारा एक एविडेंस है कि हमें किस तरह से अपने लॉज बनाने हैं, किस तरह से हमें सारे वर्कर्स को साथ में रखना है, सो दैट जो हमारा वेलफेयर है वो इक्वली दोनों में डिवाइडेड हो, नॉट जस्ट द मास्टर क्लास और द ओनर क्लास. एंड दैट इज व्हाई यहाँ पर लिखा गया है कि इट मैंडेट्स वर्कर पार्टिसिपेशन इन इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, सो दैट वर्कर्स का से जब रहेगा कि हमारे जो लेट्स से कोई भी कंपनी है, कंपनी में हम क्यों बोलते हैं कि टीम बैलेंस होना चाहिए, वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं दे शुड वर्क इन हार्मनी, जो भी उनके वर्कर्स हैं उनको लीव देना चाहिए, पेरेंटल लीव, व्हाटएवर. तो ये सारे लीव, इन सब का क्या मतलब है कि इट इज इंश्योरिंग, दीज आर द प्रोविजंस व्हिच आर इंश्योरिंग कि हमारे जो वर्कर्स हैं उनका एलियनेशन ना हो. एलियनेशन इन द सेंस कि वो गधों की तरह सिर्फ काम ना करते रहें, बल्कि प्रोडक्टिवली अपना जो भी कंट्रीब्यूशन है वो इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशंस को अपलिफ्ट करने में हेल्प करें. सो दिस इज ऑल्सो अ सोशलिस्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जहाँ पर बोला जाता है कि हमें वर्कर के पार्टिसिपेशन को लेने की ज़रूरत है, इंश्योर करने की ज़रूरत है. अदरवाइज क्या होगा? दे विल रिवोल्ट एज हैपेंड इन द पास्ट. कैसे? हम एग्जांपल बता सकते हैं अपने इंडियन हिस्ट्री से और वर्ल्ड हिस्ट्री से, राइट. कमिंग टू ऑप्शन नंबर 3, आर्टिकल 41 लीगल एड प्रोविजंस एक्सक्लूड्स प्राइवेट सेक्टर ऑब्लिगेशंस. सबसे पहले जो ये लीगल एड प्रोविजन है ये आर्टिकल नंबर गलत है. आर्टिकल नंबर, विच आर्टिकल टॉक्स अबाउट लीगल एड प्रोविजन? कैन एनीवन टेल? Correct. 39A talks about
legal aid provision. So third statement is wrong and अपना आंसर क्या होगा 1 and 2, right? Moving forward, question number 16. Sorry, 16. Yes. Which constitutional provision implicitly safeguards the right to silence under custodial interrogation? अब राइट टू साइलेंस अंडर कस्टोडियल इंटेरोगेशन है, इसका मतलब क्या हुआ? इस क्वेश्चन का क्या मतलब हुआ? मैम एक्यूज को खुद के अगेंस्ट कुछ मतलब स्टेटमेंट देने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता. करेक्ट. ये आपने रियल लाइफ में कभी कोई एग्जांपल से आप ये सब्सटैंशिएट कर सकते हो कि रियल, यस, वन विल नॉट बी अ विटनेस इन हिज केस. ये आपने रियल लाइफ में इसको देखा है, रियल टाइम में होते हुए? कोई एग्जांपल? आप लोगों ने दृश्यम मूवी देखी है? अजय देवगन की दृश्यम मूवी देखी है आप लोगों ने? करेक्ट. उसमें अक्षय खन्ना इज अ पुलिस ऑफिशियल, राइट? अक्षय खन्ना जब अजय देवगन को कन्फेस करने के लिए कंपेल करता है तो फाइनली वो बोलता तो है, जब वो कस्टडी में होता है, पुलिस कस्टडी में, तो ही कन्फेसेस एवरीथिंग, जो कि सच भी होता है. बट जब वो कोर्ट ले जाते हैं उनको, अजय देवगन को, तब वहां पर उनसे पूछा जाता है कि क्या आपको डरा के धमका के तो नहीं ये सब बुलवाया गया है? तो अजय देवगन व्हाट डज ही से कि यस, कि इन्होंने हमें जबरदस्ती कंपेल किया है टू कन्फेस दीज थिंग्स. उसके बाद क्या होती है? उनकी रिहाई होती है. क्यों होती है? बिकॉज हमारे पास आर्टिकल नंबर 22 है जो कि बोलता, सॉरी, आर्टिकल नंबर 20 है क्लॉज 3 जो कि प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन. सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब आपको कोई कंपेल नहीं कर सकता दैट यू हैव टू कन्फेस. किसके थ्रू? टॉर्चर या फिर जबरदस्ती कोई कन्फेस नहीं करवा सकता. एंड दिस पर्टिकुलर राइट इज प्रोटेक्टेड अंडर विच आर्टिकल? आर्टिकल नंबर 20 क्लॉज 3. ठीक. 21, 22 ये नॉर्मल आर्टिकल्स, फंडामेंटल राइट्स. we'll move to question number 17. Synthesize the basic structure doctrine. Basic structure doctrine हमने कल किया था, क्या था वो? Basic structure doctrine हमने कल किया था ना? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कब आया है? केशवानंद भारती के. करेक्ट. 24 अप्रैल 1973. यहाँ पर बोला गया है कि जो केशवानंद भारती केस है 1973, it came into being, this particular doctrine which came into being in 1973, जहाँ पर बोला गया है. अच्छा, one more thing, जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है या जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, क्या हम बता सकते हैं कि दीज आर दी फिक्स्ड एलिमेंट्स ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन? हम बोलेंगे कि लेट्स से 20 बेसिक एलिमेंट्स हैं जो कि कंप्राइज करते हैं हमारा बेसिक स्ट्रक्चर. क्या हम ये बोल सकते हैं देयर आर अराउंड 18 to 20 बेसिक स्ट्रक्चर एलिमेंट्स जो कि फिक्स्ड है? क्या हम ये बोल सकते हैं कि दीज आर दी एलिमेंट्स 18-20? कैसे बोल सकते हैं कि ये फिक्स्ड है, कि ये इवोल्यूशनरी है नेचर में? आर दीज कॉन्स्टिट्यूएंट्स फिक्स्ड और एवोल्यूशनरी इन नेचर? जो बेसिक स्ट्रक्चर के कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं जहां पर हम बोलते हैं कि चलो फेडरल, दे कैन नॉट बी चेंज्ड और अब्रिज्ड बाय द पार्लियामेंट. फिक्स्ड. ओके, ये फिक्स्ड नहीं है
फिक्स्ड क्यों नहीं है? क्योंकि टाइम एंड अगेन सुप्रीम कोर्ट कम्स इनटू प्ले, जहां पर थ्रू वेरियस जजमेंट्स सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कि दिस पर्टिकुलर एलिमेंट कंप्राइजेस, क्योंकि पार्लियामेंट इज वेरी स्मार्ट, अगर ये फिक्स होते तो वो क्या करेगी, इट विल ट्राई टू सबवर्ट कि अच्छा ये है तो इसको हटाने, ये तो बेसिक स्ट्रक्चर, पार्लियामेंट विल गेट टू नो इट कैन इंक्रीज बट द लिस्ट कैन नॉट डिक्रीज, यस ऑफ कोर्स, तो वही कि ये फिक्स नहीं है, इट कैन इंक्रीज अकॉर्डिंग टू द वेरियस जजमेंट्स। कैसे? अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बनाती है, अगर ये फिक्स होता तो क्या होता, पार्लियामेंट कुड हैव इजीली सबवर्टेड कि अच्छा ये फिक्स्ड एलिमेंट्स हैं, ठीक है, हम इनको वायलेट नहीं करेंगे पर हम किसी और तरीके से लॉज बनाएंगे। सो दैट इज नॉट अलाउड। व्हाई इट इज नॉट अलाउड? क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इज एवोल्यूशनरी इन नेचर, जहां पर सुप्रीम कोर्ट विल कम इनटू पिक्चर एंड विल प्रोटेक्ट एंड विल आल्सो रीड, इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। जो लॉज बनाएंगे पार्लियामेंट, उनको क्या करेंगे, 1 सेकेंड, ओके, तो पार्लियामेंट क्या बनाएंगे, जो लॉज बनाएंगे दे विल बी इंटरप्रेटेड इन द, दे विल बी इंटरप्रेटेड किसके कॉन्टेक्स्ट में, कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में। अगर वो लॉज इन डेरोगेशन विद कॉन्स्टिट्यूशन होंगे, दे विल बी डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय द जुडिशरी। कैसे? जुडिशरी बोलेगा कि ये जो पर्टिकुलर लॉज हैं दे वायलेट द एसेंस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसीलिए जो यहाँ पर जितने भी जजमेंट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल बोमाई केस, शंकरी प्रसाद केस, ये सारे क्या है, इवॉल्विंग जजमेंट्स हैं, जहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट्स वर अफर्म्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट कि ये जो है दीज पर्टिकुलर आर्टिकल्स या दीज पर्टिकुलर एलिमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट अवर या कंप्राइज अवर बेसिक स्ट्रक्चर का एलिमेंट्स। नंबर 1, सेक्युलरिज्म वाज अफर्म्ड इन एसआर बोमाई एज अनअमेंडेबल। अब इसमें क्या बोला गया था कि पार्लियामेंट जो लॉज बनाए कुछ भी बना सकती है, बट इसमें क्या बोला गया है कि क्या सेक्युलरिज्म, एसआर बोमाई केस में क्या बोला गया है, सेक्युलरिज्म जो है इट इज अ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, ठीक है, या बेसिक स्ट्रक्चर या फिर एलिमेंट ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड हेंस इट कैन नॉट बी सबवर्टेड बाय द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट। नंबर 2, जुडिशियल रिव्यू predates केशवानंद भारती केस, सॉरी केशवानंद भारती इन शंकरी प्रसाद। इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ? स्टेटमेंट नंबर 2, जुडिशियल रिव्यू predates केशवानंद भारती इन शंकरी प्रसाद। What does this statement mean? देखिए इसके एक्सप्लेनेशन पर आइए, इसमें क्या लिखा हुआ है कि ये जो शंकरी जुडिशियल रिव्यू प्रेडेट्स केशवानंद भारती 1973 इन शंकरी प्रसाद, जो शंकरी प्रसाद केस है हमारा 1951 में, इसमें कोर्ट ने बोला, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो पार्लियामेंट का पावर है टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स, asserting that judicial review did not apply to constitutional amendments. It was only later in केशवानंद भारती case, which means कि यहाँ पर जो जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है इट वाज नॉट एप्लीकेबल देन। मतलब कि शंकरी प्रसाद केस में बोला था कि ठीक है, अगर कोई लॉज बनाते हैं जो कि अब्रीच करता है फंडामेंटल राइट्स को, तो इट विल नॉट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। हाउएवर इट वाज ओनली लेटर इन केशवानंद भारती केस जहां पर बोला गया कि जुडिशियल रिव्यू भी खुद एक बेसिक स्ट्रक्चर है, हमारे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का पार्ट होगा ये जुडिशियल रिव्यू, जहां पर जो फंडामेंटल राइट्स है एवरीथिंग
will be checked. पार्लियामेंट के सारे लॉज विल बी चेक्ड. जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है या सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है, इट विल बी एप्लीकेबल ऑन एवरीथिंग इंक्लूडिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स. क्योंकि पार्लियामेंट ने बोला था कि अगर हम अमेंडमेंट लॉज लाते हैं तो जुडिशियल रिव्यू विल नॉट बी एप्लीकेबल. हाउएवर इन केशवानंद भारती केस क्या बोला गया कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं, इवन दे आर अ पार्ट, even they will come under the definition of laws, जो कि आर्टिकल नंबर 13 में दिया गया है. आर्टिकल नंबर 13 क्या बोलता है? laws in derogation with fundamental rights shall be declared null and void. So उस laws की definition में even the constitutional amendment will also come into play, right? जो ये amendment जो 368 के अंदर पार्लियामेंट लॉज बनाती है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करती है, वो भी किसके अंदर आएंगे? आर्टिकल नंबर 13 में जो लॉज हैं उसके डेफिनेशन के अंदर. हेंस जुडिशियल रिव्यू एज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर does not relate Keshwanan. Hence this statement is wrong. Statement number 3, federalism excludes state autonomy over residuary powers. इसका क्या मतलब हुआ? Federalism excludes state autonomy over residuary powers. What does this mean? इसका क्या मतलब हुआ? Federalism excludes state autonomy over residuary powers. कोई भी कुछ भी दिमाग में आया वो बता सकते हैं. इंडिया इज नाइदर फेडरल नॉर यूनिटरी इन कंप्लीट सेंस. और ये स्टेट ऑटोनॉमी का क्या मतलब हुआ इसमें? फेडरलिज्म एक्सक्लूड स्टेट ऑटोनॉमी ओवर रेजिडुअरी पावर्स. Seventh schedule, some powers are there which are not listed, and ओके, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो हमारा फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है, ये अभी एक स्टूडेंट अर्पित शायद है, उन्होंने मेंशन किया है कि इट इज नाइदर यूनिटरी नॉर कंप्लीटली फेडरल, जैसा कि हमारा ट्रू फेडरल मॉडल है लाइक यूएस. हमारा जो फेडरलिज्म का मॉडल है इट इज क्वाज़ी फेडरल. क्वाज़ी फेडरल का क्या मतलब है कि जहां पर रेजिडुअरी पावर्स इनफैक्ट द कॉन्करेंट लिस्ट में एंड सम ऑफ द वेज जहां पर जो स्टेट लिस्ट है. देखिए फेडरलिज्म का जो स्पिरिट, जो फेडरलिज्म का मतलब है, कल हमने डिस्कस किया था कि 3 जो हमारे लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, नंबर 2 द स्टेट लिस्ट एंड नंबर 3 द कॉन्करेंट लिस्ट. ये तीनों लिस्ट जो है इनमें सब्जेक्ट मैटर मेंशन्ड है. ये फेडरलिज्म डिटरमाइंस कि ये जो यूनियन स्टेट और जो कॉन्करेंट लिस्ट है, इन तीनों में अगर हम देखें तो 2 हमें यूनिट्स दिखाई देते हैं. यूनिट्स इन द सेंस कि ये जो हमारा इंडियन टेरिटरी है इट इज डिवाइडेड इनटू 2 लार्ज बॉडीज या फिर 2 यूनिट्स हम बोल सकते हैं. वन इज द सेंट्रल एंड अनदर इज स्टेट. तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है, फेडरलिज्म का जो रिलेशनशिप है, इट इज टिल्टेड मोर टुवर्ड्स द सेंट्रल गवर्नमेंट. देयर इज नो डाउट अबाउट इट. इसको ही हम बोलते हैं क्वाज़ी फेडरल स्ट्रक्चर. अब ये जो क्वाज़ी फेडरल स्ट्रक्चर है, इसमें जो रेजिडुअरी पावर्स हैं अनडाउटेडली दे लाई विद द सेंटर. इसमें लिखा हुआ है ना फर्स्ट स्टेटमेंट कि इंडिया हैज अ क्वाज़ी फेडरल स्ट्रक्चर वेयर रेजिडुअरी पावर्स लाई विद द सेंटर. हाउएवर दिस डज नॉट मीन कि फेडरलिज्म एक्सक्लूड्स स्टेट ऑटोनॉमी, कि जो रेजिडुअरी पावर्स हैं उसमें हम स्टेट का जो
ओपिनियन है वो हम कुछ लेंगे ही नहीं, या स्टेट उन पर कभी लॉज नहीं बना सकता. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. बट इवेंचुअल कंट्रोल किसके ऊपर आएगा? सेंट्रल के पास होगा. बट इट डज नॉट एक्सक्लूड स्टेट ऑटोनॉमी. यहाँ पर जो स्टेट का पावर्स हैं वो रहेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ द रेजिडुअरी पावर्स किसके पास होते हैं. इट डज नॉट मैटर, क्योंकि रेजिडुअरी पावर्स के होने ना होने से स्टेट ऑटोनॉमी पर क्या फर्क पड़ रहा है क्या नहीं, इट डज नॉट मैटर, राइट. तो यहाँ पर क्या लिखा है? फेडरलिज्म एक्सक्लूड स्टेट ऑटोनॉमी, कि रेजिडुअरी पावर्स हैं तो सेंट्रल अगर लॉ बनाएगी तो स्टेट ऑटोनॉमी खत्म हो जाती है. नो, इट्स नॉट लाइक दैट, बिकॉज फेडरलिज्म इज अ बेसिक स्ट्रक्चर which cannot be violated even by the parliament. So this statement is also incorrect. तो हमारा जो इसमें आंसर होगा it will be only one, that is statement 1, right? Next we move to question number 18. जो अभी हमारा जो IPC के लॉज हैं they are being modified, जिसको हम बोल रहे हैं भारतीय न्याय संहिता 2023. It redefines criminal defamation by. Criminal defamation का क्या मतलब होता है? Can anyone tell? Criminal defamation से हम क्या समझ सकते हैं? देखिए, we cause a harm in any way to one's life or reputation, correct. देखिए, दो चीजें हैं, एक है IPC और दूसरा है CRPC, ठीक है. अब ये जो IPC है दैट इज इंडियन पिनल कोड, ये हमारे कंट्री का जो कि अराउंड 1870s आया है, 1860s. IPC 1860, जो इंडियन पिनल कोड 1860 है, ये क्या है? ये वो कोड है जिसमें सारे पिनल प्रोविजंस मेंशन है कि क्या क्या चीजें एज क्रिमिनल ऑफेंस काउंट होंगे. ये सारे कहाँ पर मेंशन है? IPC के अंदर. अब ये जो IPC है इसको हमने रीमॉडिफाई किया है. द गवर्नमेंट हैज रीमॉडिफाइड इट एंड हैज कॉल्ड इट भारतीय न्याय संहिता 2023. नेक्स्ट जो चीज है, IPC के अंदर हमने क्रिमिनल ऑफेंस तो मेंशन कर दिए कि दीज आर द क्रिमिनल ऑफेंस, बट इससे रिलेटेड क्या पनिशमेंट होगी, क्या प्रोसीजर फॉलो होगा, ये कहाँ पर मेंशन्ड है? CRPC के अंदर, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, which the police official or the executive class will follow in order to materialize or in order to implement the IPC code 1860 or the new one भारतीय न्याय संहिता 2023. अब ये जो IPC कोड है या फिर जो हमारा री इन्वेंटेड भारतीय न्याय संहिता 2023 है, यहाँ पर क्रिमिनल डेफेमेशन को रीडिफाइन किया गया. क्रिमिनल डेफेमेशन क्या होता है ये थोड़ा फैक्चुअल होगा, ये इसके अंदर क्या क्या प्रोविजंस हैं वो आपको लर्न करने होंगे. कोई भी इसी से अगर आप पढ़ सकते हो तो वेल एंड गुड, क्योंकि इसमें पर्टिकुलरली क्या पूछा गया है कि क्रिमिनल डेफेमेशन अब क्या होता है. 1860 में कुछ और रहा होगा, बट अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर भारतीय न्याय संहिता 2023, criminal defamation is what? It is aligning with article number 19 clause 2 का reasonable restrictions, right? We will just have a look at its explanation part. जो भारतीय न्याय संहिता है 2023, it has replaced IPC 1860, has restructured several penal provisions including criminal defamation. क्यों हमने इसको restructure किया है IPC को? Because it is an attempt to modernize and rationalize offenses in light of constitutional principles. कि ये जो बहुत outdated था, almost colonial law था, हमारा colonial code था IPC. So in order to modernize and rationalize it, the government has come up with this भारतीय न्याय संहिता 2023. अब यहाँ पर नंबर 1, क्या इसके अंदर द शिफ्टिंग बर्डन ऑफ प्रूफ टू द अक्यूज्ड के ऊपर आया है? अक्यूज्ड, इसका क्या मतलब है
कि जिसको अक्यूज किया गया है उसको ही अपना प्रूफ देना है कि वेदर दैट पर्सन इज इनोसेंट और नॉट। तो यहाँ पर ये ऑप्शन जो है इट इज इनकरेक्ट। व्हाई? बिकॉज इन दिस क्रिमिनल लॉ द बर्डन ऑफ प्रूफ रिमेन्स ऑन द प्रोसिक्यूशन इवन अंडर द BNS। जिसने आपको प्रोसिक्यूट किया है वही प्रूफ ढूंढेगा, वही एविडेंस लाएगा अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट, जहां पर जो प्रोसिक्यूशन अथॉरिटीज हैं दे विल हैव टू एस्टैब्लिश कि द अक्यूज्ड हैज कमिटेड so and so forth crime. Criminal defamation under BNS does not shift the burden to the accused. The principle of innocent until proven guilty remains intact. तो यहाँ पर हमें क्या याद रखना है कि अगर अक्यूज को लेकर जाते हैं तो उसका जो ऑफेंस है उसको प्रूव करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? जिसने उसको प्रोसिक्यूट किया है एंड नॉट द innocent or the accused. Next, option number B, incorporating digital platforms under section 354. अब क्या जो criminal defamation है इसका मतलब क्या ये है कि it incorporates digital platforms under section 354? पहली बात तो ये statement ही थोड़ा अजीब सा लग रहा है, right? It is nowhere related. It does not seem like कि criminal defamation means incorporating digital platform. Does it make any sense? No, right? So we'll just have a look कि further ये option क्यों दिया गया है इस particular question में। तो section 354 which relates to the outraging modesty of women deals with sexual offenses, not defamation. यहाँ पर जो section 354 है it deals with what? It deals with sexual offenses and not defamation, and hence this statement is wrong. While digital defamation is acknowledged, digital defamation कैसे हो सकता है? Women, आप लोगों ने GitHub controversy अगर सुना हो where the women are objectified, जहाँ पर women, in fact children, they are, they deal with defamation on digital platforms. GitHub एक controversy है. If you don't know about it, so you can probably search and see कि what is GitHub controversy all about. So digital defamation is acknowledged under cyber laws. However, this has no direct link to section 354 or criminal defamation in the context of BNS, right? तो ये जो section 354 है, although it does deal with sexual offenses, but it is nowhere related with criminal defamation, right? Then option number C, aligning with article number 19 clause 2 का reasonable restrictions. जो हमारा freedom of article number 19 to 22, it deals with freedom of speech and expression, right? क्या मुझे कोई बताएगा कि उसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस कौन कौन से हैं? कि हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो है, बट इट कम्स विद सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस. व्हाट आर दोज रेस्ट्रिक्शंस? कैन एनीवन? Subject to public order and morality. What else? I think there are 8 grounds. 19 क्लॉज 2 के अंदर 8 ग्राउंड्स मेंशन्ड हैं जो कि रेस्ट्रिक्ट करेगा आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को. सो इन दैट केस, इन दैट कॉन्टेक्स्ट, वी हैव टू सी आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 2 रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस और क्रिमिनल डेफेमेशन में क्या लिंक है. लेट्स सी. क्रिमिनल डेफेमेशन अंडर BNS, मच लाइक द अर्लियर IPC section 499, is framed to confirm with article number 19 clause 2 कि यहाँ पर जो freedom of speech and expression हमारे पास है, clause 2 deals with what? It deals with those 8 restrictions. अब वो 8 restrictions जो हैं उनको हमें consonant करना है with the IPC के अंदर जो criminal defamation, मतलब you have the freedom to speech and expression, but आपका जो speech और expression है वो इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि आप किसी की लाइफ हार्म कर रहे हो, किसी की रेपुटेशन को हार्म पहुंचा रहे हो. सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट जो हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसको हमें अलाइन करना है
ये इस क्वेश्चन में दिया गया है। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया कि जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें जो क्रिमिनल डेफेमेशन है उसको रीडिफाइन किया गया है। क्यों किया गया है? सो एज टू कंफर्म इट विद आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के अंदर जो रिस्ट्रिक्शंस है, राइट। तो इसमें क्या लिखा गया है? विल रीड दिस अगेन। Criminal defamation under BNS, much like the earlier IPC section 499, is framed to conform with article number 19 clause 2 of the Constitution, which permits reasonable restrictions on freedom of speech in the interest of reputation and public order. This alignment was upheld in Subramaniam Swamy versus Union of India case, and the new code retains that balance कि यहाँ पर you do have the freedom of speech. आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर चोर हैं, जिसकी वजह से राहुल गांधी को जेल भी हुआ था उनको, बट ही वाज गिवन द बेल। 2 साल से अगर उनकी जो जेलिंग टर्म थी अगर वो 2 साल तक हो जाती तो ही वुड हैव बीन डिसक्वालिफाइड एज एन MP अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। तो अगर वो 2 साल हो जाते तो ही वुड हैव बीन डिसक्वालिफाइड फॉर द नेक्स्ट 6 years, बट ऐसा हुआ नहीं। उनकी जो जेलिंग टर्म थी वो रोक दी गई बाय द सुप्रीम कोर्ट और द गुजरात हाई कोर्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इन दैट केस वो उनको जेल क्यों हुई थी उस टाइम पर? बिकॉज उनके जो स्टेटमेंट थे, उनका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन था, उनके स्टेटमेंट की वजह से किसी के लाइफ को या फिर किसी की रेपुटेशन को हार्म हुआ था। सो इन दैट इज द पर्टिकुलर केस जहां पर बोला गया कि जो रेपुटेशन है, पब्लिक ऑर्डर है, दे शुड नॉट बी हैम्पर्ड, दे शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड, एंड दैट इज व्हाई क्रिमिनल डेफेमेशन को वापस से हमने रिविजिट किया गया है टू मेक इट aligned with the restrictions posed under article number 19 clause 2, right? We'll move to option number 4 now. Excluding public servants from prosecution. Does criminal defamation excludes public servants from prosecution? Of course no, क्योंकि जो public servants है क्या वो corrupt होंगे तब भी उनका prosecution नहीं होगा? Of course no. So there is no blanket exclusion of public servants from prosecution for criminal defamation under BNS. If anything, defamation against public figures remain a prosecutable offense subject to judicial discretion and constitutional safeguards. अब आप आज देखिएगा कि जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं या फिर सिविल सर्वेंट्स हैं उनको सेफगार्ड्स कौन से आर्टिकल से मिलती है? कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो कि उनको कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड प्रोवाइड करता है? अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन कुछ ग्राउंड्स मेंशन है कि अच्छा अगर आप ये करोगे तो यू विल बी सेफ, हाउएवर इफ यू डू एनीथिंग, मतलब जो अलाउड नहीं है आप वो भी करते हो, तो अंडर दैट सिनेरियो क्या होगा? दे विल नॉट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, राइट? सो ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट and our answer is C, that is aligning 19 clause 2 के अंदर जो restrictions है, reasonable restrictions हैं, उनको हमें align करना है so that हमारी freedom of speech and expression is maintained, right? Then question number 19. Under article 22, a detainee under ordinary law lacks which right? Article number 22 क्या है? What is article number 22? Preventive detention. Preventive detention क्या होता है? What is preventive detention? अरेस्ट होने से पहले से ही बेल लेना। ओके, इसमें डिटेंशन ऑफ अ पर्सन जहां पर हम अभी
ऐसे लोगों को हम अरेस्ट करते हैं या ऐसे लोगों का डिटेंशन होता है जहां पर हम एंटिसिपेट करते हैं कि ये फ्यूचर में क्राइम कर सकता है, क्रिमिनल ऑफेंस कमिट कर सकता है, तो ऐसे लोगों को हम क्या करते हैं, डिटेन करते हैं अंडर आर्टिकल नंबर 22। सो इसमें जो डिटेनी है इसके पास कौन से राइट्स नहीं होंगे? कौन से राइट्स नहीं होंगे इसमें? इफ वी लुक एट ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या है कि राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ डिटेंशन ग्राउंड्स विद इन 24 आवर्स, ये तो राइट होगा। अगर किस XYZ इंडिविजुअल को अरेस्ट किया जाता है अंडर आर्टिकल 22, so he or she has all the right to be informed of the detention grounds within 24 hours. Option number B, even that detainee has the right to consult a lawyer of the choice. Then right to automatic bail if not produced before a magistrate. तो ये जो ऑप्शन है this does not stand true, यहाँ पर ऑटोमेटिक बेल तो नहीं होगा, राइट? विल लुक इनटू दिस एक्सप्लेनेशन इसका कि ये क्या चीज है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? राइट टू चैलेंज डिटेंशन वाया जुडिशियल रिव्यू, ये तो होगा क्योंकि ये पार्ट है फंडामेंटल राइट का, तो ऑब्वियस है कि जुडिशियल रिव्यू तो हो सकता है। बट विल डेल्व डीपर इनटू ऑप्शन नंबर सी कि राइट टू ऑटोमेटिक बेल इफ नॉट प्रोड्यूस्ड बिफोर अ मैजिस्ट्रेट। आर्टिकल नंबर 22 में क्या लिखा गया है कि इट प्रोवाइड्स स्पेसिफिक राइट्स टू द पर्सन अरेस्टेड अंडर ऑर्डिनरी लॉज एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज। इट बैलेंसेस इंडिविजुअल लिबर्टी विद स्टेट्स इंटरेस्ट इन मेंटेनिंग पब्लिक ऑर्डर। अभी हमने डिस्कस किया था आर्टिकल नंबर 19 से 22 डील्स विद फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जहां पर आर्टिकल नंबर क्लॉज 2 19 क्लॉज 2 में क्या था, वो 8 रेस्ट्रिक्शंस थे। 8 रेस्ट्रिक्शंस में एक जो रेस्ट्रिक्शन है वो क्या है? पब्लिक ऑर्डर। अगर स्टेट, यहाँ पर लिखा है ना स्टेट इंटरेस्ट, अगर स्टेट इंटरेस्ट हैम्पर हो रहा है आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से, तो अंडर आर्टिकल 22 द स्टेट हैज ऑल द राइट टू अरेस्ट अ पर्सन अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज। फॉर एग्जाम्पल UAPA हो गया, पोटा एक्ट हो गया, ये सारे क्या है हमारे प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये क्या है हमारे डिटेंशन लॉज हैं, जहां पर द पर्सन कैन बी अरेस्टेड इन ऑर्डर टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर। तो आर्टिकल नंबर 20 टॉक्स अबाउट व्हाट कि यहाँ पर इट ट्राइज टू बैलेंस कि स्टेट का इंटरेस्ट भी हैम्पर ना हो और इंडिविजुअल की लिबर्टी भी हैम्पर ना हो। अब इसमें क्या लिखा है कि इंडिविजुअल लिबर्टी हमारी कैसे मेंटेन रहेगी, इसमें देखेंगे ऑप्शन नंबर 1, क्या हमारे पास राइट है कि हमें विद इन 24 आवर्स बताया जाए कि हमको किस ग्राउंड पर अरेस्ट किया गया है या डिटेन किया गया है। तो आंसर वुड बी यस, कि विद इन 24 आवर्स द पर्सन हैज द राइट। ऑप्शन नंबर बी, टू कंसल्ट अ लॉयर ऑफ द चॉइस, ये भी दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ऑप्शन नंबर 3 कि राइट टू ऑटोमेटिक बेल, कि आपको डिटेन किया गया है और आपको ऑटोमेटिक बेल भी मिल जाती है इफ यू आर नॉट प्रोड्यूस्ड बिफोर अ मैजिस्ट्रेट। सो दिस राइट इज नॉट गारंटीड, ये राइट हमारे पास नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज देयर इज नो प्रोविजन फॉर ऑटोमेटिक बेल अंडर आर्टिकल 22। while failure to produce before a magistrate within 24 hours is illegal detention, the remedy is not automatic bail but judicial intervention. Bail is at the discretion of the magistrate under CRPC. यहाँ पर ऑटोमेटिक बेल का कोई प्रोविजन नहीं है। अगर ये ऑटोमेटिक बेल अगर होता ही तो ये किसका है? ऑटोमेटिक बेल प्रोविजन कहाँ पर लागू होता है? जहाँ पर इलीगल, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अलावा जो डिटेंशन है, अरेस्ट है, वहां पर ऑटोमेटिक बेल कैन बी गारंटीड, बट अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन इट इज नॉट गारंटीड। ऑप्शन नंबर 4, राइट टू challenge detention via judicial review. Of course it is true because it is a part of fundamental rights. So under article 32 and 226 you have the right to challenge your detention. Now next we'll talk about question number 20. Critically assess historical influences on the Indian Constitution.
इस क्वेश्चन का क्या मतलब हुआ? Critically assess historical influences on the Indian Constitution. What does it mean? Acts before independence. Okay. तो जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हम बोलते हैं कि इट हैज बीन बोरोड फ्रॉम मेनी कंट्रीज, फ्रॉम वेरियस कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से. सो वी नीड टू रीड दीज 3 ऑप्शंस कि हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या रहे हैं, राइट? सो विल लुक इनटू द ऑप्शन नंबर 1, जहां पर 1935 एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, it talks about what? It talks about diarchy inspired state legislative autonomy. अब आप ये देखो, diarchy का यहाँ पर क्या मतलब हुआ? What is the meaning of diarchy? What is the meaning of diarchy? डुअल रूल का क्या मतलब हुआ? What is the meaning of dual rule? Power lied with governor as well as popular ministers. Okay. देखिए, जो डायरकी का मतलब है, ये सबसे पहले कब आया है? डायरकी का टर्म जो है ये आया है 1919 में. 1919 में क्या हुआ था? डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड. डायरकी का 1919 को हम क्या बोलते हैं? मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स. तो ये जो 1919 एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, यहाँ पर डायरकी का कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड. डायरकी का मतलब जो हमारे सब्जेक्ट्स थे, they were divided into 2 parts. One was the transferred subjects and another was reserved subjects. Transferred का मतलब क्या है? कि जो कि प्रोविंसेस को दे दिए गए. कि अब जो है 1990 से पहले क्या होता था? सारे बीट प्रोविंसेस, बीट द सेंट्रल, बीट एट द सेंट्रल लेवल, ऑल द लॉज वर मेड एट द सेंट्रल लेवल ओनली. फिर वो जो लॉज थे they would have to be emulated or implemented by the provinces. But 1919 में क्या हुआ कि जो states थे, जो provinces थे, उनको क्या बोला गया कि आपके पास जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स हैं और दूसरे सब्जेक्ट्स कौन से होंगे? रिजर्व सब्जेक्ट्स. रिजर्व सब्जेक्ट्स और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स का मतलब ये हुआ कि जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स हैं, दे वर गिवन टू द स्टेट्स कि आप लोग इन पर लॉज बना सकते हो, अपने अकॉर्डिंग आप लोग अपने आप को रन कर सकते हो. However, there were some reserved subjects as well. Reserved subjects मतलब कि फॉर एग्जाम्पल डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, टैक्सेशन हो गया. ये सब कुछ एक्सेप्शंस थे जहाँ पर किसकी जो स्टेट्स थे या प्रोविंसेस थे, किसकी परमिशन लेनी पड़ती? एट दी सेंट्रल लेवल जो अथॉरिटी था, फॉर एग्जाम्पल गवर्नर जनरल. तो रिजर्व सब्जेक्ट्स वर दोज जहाँ पर स्टेट्स वर प्रोहिबिटेड कि अगर उन्होंने उस पर लॉ बनाया तो वो फाइनली पास कौन करेगा? एट द सेंट्रल लेवल. हाउएवर ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स क्या थे? जहाँ पर they were free to make their laws, right? So this is the meaning of diarchy. So it inspired state legislative autonomy. Whether this statement is correct or not, ये हमको देखना है. So according to this particular question, इसमें क्या लिखा गया है कि जो 1935 का एक्ट है, it inspired state legislative autonomy and it says this option is incorrect because ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, इट इंट्रोड्यूस डायरकी एट द प्रोविंशियल लेवल इन अर्लियर
1919 Act, it was at the center. I think there is some issue with this option. Can anyone tell कि 1935 एक्ट के थ्रू जो डायरकी थी वो प्रोविंसेस पर आई थी कि सेंट्रल पर आई थी? Can anyone tell? If anyone remembers it, at the central level. Okay, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है डायरकी, इट वाज एट द सेंट्रल लेवल, और जो स्टेट लेजिस्लेटिव ऑटोनॉमी है वो किससे आई है? 1919 से. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. 1946 कैबिनेट मिशन शेप्ड द यूनियंस यूनिटरी बायस. अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? जो कैबिनेट मिशन था 1946 में जो आया है उसने शेप किया है यूनियन के यूनिटरी बायस को. फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा आज फेडरलिज्म का मॉडल है, जब हम बोलते हैं कि इट इज बायस्ड टुवर्ड्स द यूनियन गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट, सो व्हाट डज इट मीन, या फिर ये कब से स्टार्ट हुआ? सो इट स्टार्टेड फ्रॉम कैबिनेट मिशन 1946 स्पेसिफिकली. सो विल जस्ट लुक इनटू द ऑप्शन कि कैसे यूनियन का यूनिटरी बायस था. सो कैबिनेट mission plan, it proposed a weak center with autonomous provinces. However, the Constituent Assembly eventually rejected this and opted for a strong center, particularly after partition. Thus, the rejection of the cabinet mission's federal model indirectly led to the Indian Union's unitary tilt. Now, we have to look into this कि 1946 जो cabinet mission है, इसने क्या इस क्वेश्चन इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में क्या लिखा है कि इट शेप्ड द यूनियंस यूनिटरी बायस. ऑफ कोर्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. क्यों ट्रू है? बिकॉज कैबिनेट मिशन ने क्या प्रपोज किया था? वीक सेंटर. हाउएवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या किया है? इसको रिजेक्ट किया है कि हम वीक सेंटर नहीं अपनाएंगे, वी विल बी फेवरिंग स्ट्रॉन्ग सेंटर. एंड स्पेशली आफ्टर पार्टीशन हमने क्या किया? We gave the strong center. हमने क्या अपनाया है? strong center and not the weak center, which we say कि जो यूनियन का unitary bias है, it stands true. And one of the reasons is कि पार्टीशन के बाद में अगर हम स्टेट्स को ऑटोनॉमी देंगे तो वो क्या करते? इसमें देखिए जो इसमें लिखा है ना, पर्टिकुलरली आफ्टर पार्टीशन, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? इसका सिग्निफिकेंस ये है कि व्हेन द partition happened, when in 1947 two nations were born. हम बोलते हैं कि दो nations were born, that is India and Pakistan. However, we also need to acknowledge कि it was not just India, it was about 543 princely states and British provinces which also got freedom. और उनको इंडियन यूनियन में मिलाना, उनको मर्ज करना was a cumbersome task, was a huge task. So during the partition क्या हुआ कि हमें, अगर हमने स्ट्रॉन्ग सेंटर नहीं लिया होता तो जस्ट लाइक पाकिस्तान देयर वुड हैव बीन द इमर्जेंस ऑफ 500 मेनी छोटा छोटा यूनिट्स, जो बाल्कन स्टेट्स हम जो बोलते हैं. तो टू प्रिवेंट दैट फ्रॉम हैपनिंग, हमने क्या अपनाया है? वी हैव गॉन फॉर स्ट्रॉन्ग सेंटर, विच किसका कल्मिनेशन है? ये कैबिनेट मिशन का, जहां पर कैबिनेट मिशन ने किसको सपोर्ट किया था? वीक सेंटर को. हाउएवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने particularly after partition has favored strong center. I hope the reason is clear कि why we favored, या why the constituent assembly favored strong center. Then we come to option number 3. 1942 Cripps mission proposed dominion status with provincial veto. अब जो ये 1942 में क्रिप्स मिशन है, इसने क्या प्रपोज किया है? डोमिनियन स्टेटस विद प्रोविंशियल वीटो. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि डोमिनियन स्टेटस तो होगा बट प्रोविंसेस के पास अपना से होगा कि कोई पर्टिकुलर लॉ अगर सेंट्रल गवर्नमेंट पास कर रही है, द ब्रिटिशर्स इफ दे आर पासिंग एनी लॉ, तो क्या होगा?
कि प्रोविंसेस विल हैव अ से, जहां पर प्रोविंसेस विल हैव अ वीटो, कि अगर उनको कुछ पसंद नहीं आ रहा है तो दे कैन सिंपली से नो और जस्ट कीप दैट लॉ एज अ पॉकेट वीटो और एक्सरसाइज पॉकेट वीटो. नाउ वील जस्ट लुक इसका एक्सप्लेनेशन. इसमें क्या लिखा है? इट ऑफर डोमिनियन स्टेटस आफ्टर वर्ल्ड वॉर II and allowed provinces to opt out of the union if they chose. This provision of provincial veto was strongly opposed by the Congress as it would have weakened national unity. Hence, this statement is historically accurate. इसमें क्या लिखा है कि जो डोमिनियन स्टेटस, क्योंकि इस क्वेश्चन में एनालाइज करना है हमें कि ये जो तीनों हमने स्टेटमेंट्स अभी रीड किए हैं, इन्होंने किस तरह से प्रेजेंट डे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बनने में, सिंथेसिस में हेल्प किया है. तो 1942 में जो क्रिप्स मिशन था, विच प्रपोज डोमिनियन स्टेटस, जहां पर स्टेट्स के पास में वीटो है, स्टेट्स को अगर नहीं पसंद आएगा तो दे विल से टू द सेंट्रल लेजिस्लेचर. बट ये चीज किसने मना की है? द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बिकॉज इसने क्या किया होता? नेशनल यूनिटी को वीकन किया होता. एंड दैट इज वाई वी डिड नॉट opt for the provincial veto or what the Cripps mission has opposed. However, we do ensure कि states के पास अपने खुद की autonomy हो. कैसे autonomy हो? उनके पास जो list है under 7 schedule, वो mention किया गया है कि under these particular subjects states can make their own laws, right? So option 2 only stands true, 1 is wrong, second and third are correct. Let's look into question number 21. Where is socialist explicitly embedded beyond the preamble? जो socialist है explicitly, ये beyond the preamble हमको कहाँ देखने को मिलता है? DPSP में राइट टू एजुकेशन, मतलब 21A की बात हो रही है तो फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल नंबर 14 अगेन फंडामेंटल राइट्स. तो दो तो ऑप्शन तो नहीं हो सकते ना. ऑप्शन नंबर सी फंडामेंटल ड्यूटीज एंड नंबर ए इज आर्टिकल नंबर 39 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. तो सोशलिस्ट प्रिंसिपल एक्सप्लिसिटली कहाँ पर मेंशन किया गया है? Anyone जो where is socialist explicitly embedded beyond the preamble? एक वर्ड जो सोशलिस्ट हमें देखने को मिलता है, कहाँ पर देखने को मिलेगा? प्रियम्बल में. सोशलिस्ट, सॉवरेन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. अदर देन दैट, करेक्ट, डीपीएसपी. डीपीएसपी में आर्टिकल नंबर 39. इसके एक्सप्लेनेशन में अगर हम देखें तो ये हमको कहाँ देखने को मिलता है? आर्टिकल नंबर 39. इट टॉक्स अबाउट securing a social order based on justice. कौन सा justice? Economic and social. Social justice और economic justice. कल के एक क्वेश्चन में आया था कि जहाँ पर हमें सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स जो हैं वो आइडेंटिफाई करने थे, और वहाँ पर शायद फोर्थ ऑप्शन था उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अगर आप देखोगे, जहाँ पर इट टॉक्ड अबाउट रिडक्शन इन इकोनॉमिक एंड सोशल डिस्पैरिटीज. ये कल के एक क्वेश्चन में आया था. क्या वर्ड्स थे? इकोनॉमिक एंड सोशल डिस्पैरिटीज. तो सेम दोनों वर्ड्स यहाँ पर भी हैं कि हमें एक ऐसा सोशल ऑर्डर इंश्योर करना है या एक ऐसा सोशल ऑर्डर बनाना है विच इज बेस्ड ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस. कैसे इंश्योर करेंगे? बाय इक्विटेबल, वन ऑफ द वेज इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रिवेंशन ऑफ वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन. ये क्या है? हमारे सोशलिज्म के प्रिंसिपल्स. So answer would be A. That is article number 39, directive principles. Then question number 22. With reference to equality provisions in the constitution, consider the following. With reference to equality provisions. इक्वालिटी प्रोविजंस कहाँ पर मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में?
इक्वालिटी कहाँ कहाँ मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में 14 to 18, उसके अलावा कहाँ पर है? उसके अलावा इक्वालिटी टर्म हमको कहाँ देखने को मिलता है? डीपीएसपी और जस्टिस एंड फ्री लीगल, हाँ वही डीपीएसपी हो गया, और हमारा प्रीएम्बल में भी इक्वालिटी टर्म मेंशन्ड है, राइट? सो अब हम पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन की बात करें, 14 to 18 इज अबाउट राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी में आर्टिकल नंबर 14 क्या है? आर्टिकल नंबर 14 what is article number 14? Equality before law and equal protection of law. Correct. Equality before laws and equal protection of laws. अब यहाँ पर जो equality before laws है और equal protection of laws है, equality before law क्या हो गया कि it is considered to be a negative notion, कि यहाँ पर सारे लोगों को एक बराबर रखा जाएगा। यूनिफॉर्मिटी इज इंश्योर्ड थ्रू दिस प्रोविजन। अब आप मानिए कि एक एम्स का हॉस्पिटल है, एम्स के हॉस्पिटल में देयर इज अ वेल्दी पर्सन एंड देयर इज अ पुअर पर्सन, दोनों को सर्जरी करवानी है, दोनों का जो कॉस्ट है इट इज लेट्स से इट इज 1 लाख रुपीज। अब 1 लाख रुपीज में अब क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इक्वालिटी बिफोर लॉ, अब ये इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है, एम्स एक ऑर्गेनाइजेशन है विच विल बी काउंटेड अंडर द डेफिनेशन ऑफ व्हाट स्टेट, आर्टिकल नंबर 12, क्योंकि ये क्या है एक पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है। एम्स इज अ हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो इट वुड कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। अब यहाँ पर हम आर्टिकल नंबर 14 की बात कर रहे हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब यहाँ पर जो एम्स हॉस्पिटल है, यहाँ पर दो लोग जाते हैं, वन इज अ वेल्दी पर्सन एंड अनदर वन इज नॉट दैट एफ्लुएंट। अब दोनों को ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो ऑब्वियसली क्योंकि देयर इज इक्वालिटी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बिफोर लॉ एंड ऑल दैट, अभी हम सिर्फ इक्वालिटी देख रहे हैं कि इक्वालिटी यूनिफॉर्मिटी की बात करता है। यूनिफॉर्मिटी इन द सेंस कि दोनों को एक बराबर ट्रीट किया जाएगा, चाहे वो वेल्दी हो, चाहे वो लेस वेल्दी हो, या फिर पुअर पर्सन हो। तो दिस इज अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट। नेगेटिव कॉन्सेप्ट का मतलब जहां पर हर एक सिटीजन को, and India with such a huge diversity both in terms of economic diversity as well as social diversity, and जो इतने सारे पावर्टी, जो हमारा पावर्टी का रेशियो अगर आप देखोगे, जो बीपीएल फैमिलीज होते हैं, अभी एक प्रोग्राम है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच इज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जहां पर 80 करोड़ पॉपुलेशन इज गिवन फ्री राशन। तो व्हाट डज इट सजेस्ट कि आउट ऑफ 140 करोड़ पॉपुलेशन जो हमारा 80 करोड़ है, इट इज डिपेंडेंट ऑन द फ्री राशन। व्हाट डज इट सजेस्ट कि हमारे कंट्री में एक बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक कंडीशंस, सोशल कंडीशंस, women, children, disabled, such and so on and so forth, right? तो अब अगर हम सबको इक्वली ट्रीट करेंगे तो इससे क्या होगा? It will not ensure any good. It will not uplift the marginalized or the vulnerable sections. So as a result, the second provision was inserted, which is equal protection of the laws. Equal protection of the laws क्या है कि it is a positive notion, जहाँ पर जो हम laws बनाते हैं, जो companies, जो organizations, जो governments, जो non-governments, जो भी अपने लॉज बनाएंगे, पॉलिसीज बनाएंगे, उनका जो इंटेंट है, उनका जो सिग्निफिकेंस है, उनका जो एसेंस है, वो सबको मिले, वो सबके पास उसके बेनिफिट्स पहुंचे, ये इंश्योर करना किसके अंदर बोला गया है? आर्टिकल नंबर 14 के दूसरे प्रोविजन में, दैट इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। अब अगर हम इसमें देखें तो आयुष्मान हेल्थ कार्ड मिशन, अगर ये जो हेल्थ मिशन है हमारा आयुष्मान भारत, इसमें क्या है? द बीपीएल फैमिलीज
आर गिवन ट्रीटमेंट, जहां पर हाउ मच इज द लिमिट, कितने रुपए तक हम फ्री ट्रीटमेंट ले सकते हैं, एनीवन? What is that limit under प्रधानमंत्री? 5 लाख रुपीज. ये जो 5 लाख रुपीज है, it includes our secondary, yes, secondary treatment also and I think tertiary treatment also. तो अब equal protection of laws का क्या मतलब हुआ? ये health is a subject या health is a issue जो कि सबको हैम्पर कर सकते हैं, चाहे वो रिच हो चाहे वो पुअर हो. हाउएवर जो कॉस्ट है, मेडिकल ट्रीटमेंट का जो कॉस्ट है, इट कैन वेरी, और ये सबके लिए पॉसिबल नहीं होगा कि इतना ह्यूज जो ट्रीटमेंट कॉस्ट है वो सब बेयर कर पाए. सो एज अ रिजल्ट गवर्नमेंट हैज कम अप विद दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम आयुष्मान भारत, जहां पर जो पर्टिकुलर एलिजिबल फैमिलीज हैं दे आर गिवन 5 लाख तक का ट्रीटमेंट अप टू फ्री ऑफ कॉस्ट. तो दिस इंक्लूड्स व्हाट, कि अब एम्स में जो कि एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ना केवल रिच बट इवन द पुअर सेक्शन, द मार्जिनलाइज सेक्शन और द वल्नरेबल सेक्शन कैन गेट अप टू 5 लाख रुपीज तक का ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट. सो व्हाट डज इट सजेस्ट? दैट इट इज प्रोवाइडिंग इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, विच मीन्स कि यहाँ पर सबको इक्वल लेवल पर लाकर फिर हम इक्वली ट्रीट कर रहे हैं. ऐसा नहीं है कि जो हमने पहला प्रोविजन डिस्कस किया कि यूनिफॉर्मली हम नहीं ट्रीट करेंगे. अब इसका अगर हमें मतलब समझ में आया है तो अब हमें इसका मैनिफेस्टेशन देखना है कि ये रियल में कैसे ऑपरेट कर रहा है. इसका फर्दर अगर हमें डिटेल्स जानने हैं तो वील हैव टू लुक इनटू आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 16, आर्टिकल नंबर 17 एंड आर्टिकल नंबर 18, क्योंकि ये तो इसका मीनिंग हो गया, बट ये फर्दर मैनिफेस्टेशन कैसे हो रहा है इस पर्टिकुलर आर्टिकल का, ये हमें देखने को मिलेगा रेस्ट ऑफ द राइट टू इक्वालिटी के जो आर्टिकल्स हैं. तो वील रीड इनटू आर्टिकल नंबर 15. इसमें क्या बोला गया है कि इट प्रोहिबिट्स स्टेट डिस्क्रिमिनेशन ऑन रिलीजन, डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम 14th ब्रॉडर इक्वालिटी मैंडेट. 15 clause 4 permits special provisions for backward classes, reinforcing आर्टिकल नंबर 14 का इंटेंट. अब यहाँ पर जो आर्टिकल नंबर 15 है, इसमें क्या बोला गया है कि इट प्रोहिबिट्स द स्टेट. इसमें क्या लिखा है आर्टिकल नंबर 15? व्हाट इज आर्टिकल नंबर 15? कि इट प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम डिस्क्रिमिनेटिंग ओनली ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. Hence, it narrows and operationalizes Article 14 by targeting specific forms of discrimination. देखिए अभी it's almost 9:22. What I want कि इस पे जो आर्टिकल नंबर 14 से आर्टिकल नंबर 18 है, जो हमारा राइट टू इक्वालिटी है, ये हमें एकदम अच्छे से क्लियर हो. सो व्हाट आई वांट कि कल जब हम मिलेंगे, आई मीन मंडे को, तो आई वांट कि आप आर्टिकल नंबर 15 के सारे क्लॉजेस, जो भी 5-6 क्लॉजेस हैं, 1, 2, 3, 4, 5 जो भी क्लॉजेस है, विद द अमेंडमेंट, कौन से अमेंडमेंट से कौन सा पर्टिकुलर क्लॉज ऐड हुआ है, ये आप अच्छे से सिर्फ आर्टिकल नंबर 15 और 16 करिएगा. और आर्टिकल नंबर 15 और 16 में डिफरेंसेस क्या हैं, ये आपका होमवर्क है, because we are going to discuss this on Monday. This is quite important, so I'm just pausing it for today here. We'll discuss this particular article on Monday. So the homework for you is कि आप आर्टिकल 15 को अच्छे से जो भी 4-5 क्लॉजेस हैं वो समझिए, कौन सा अमेंडमेंट से कौन सा प्रोविजन ऐड हुआ है वो लिखना है, एंड व्हाट इज आर्टिकल 16, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, राइट? सो दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे एंड we'll be meeting on Monday. So that's it for today. I shall see you on Monday then. Any doubts or anything that you want to ask? Okay, so we'll meet on Monday. आप लोग आर्टिकल नंबर 15 और 16 अच्छे से करिए. मंडे को हम मिलते हैं, सो दैट आपके पास ये क्लैरिटी हो. थ्रू दीज टेस्ट बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी. So please do this 15 or 16. Okay then, good night.